किसानों और अभी हमने एमएसएमईज का जिक्र किया। किसानों के लिए स्पेसिफिकली इस फैसले से उन्हें क्या मिलता आप देख रहे हैं? जी बिल्कुल, उनके लिए तो जो ट्रैक्टर हो गया या फिर उनका जो फार्म मशीनरी मशीनरी है होगी। जितनी भी। जी जी जी, उनमें बहुत अच्छे राहत दिए गए हैं। तो मैं समझता हूँ कि किसान हमारा जो अन्नदाता है, जो हमारे भारत की एक बैकबोन है, और एग्रीकल्चर सेक्टर में हमेशा हमारा साथ दिया है। कोरोना वायरस के टाइम पे बहुत अच्छे से ग्रो किया। अभी भी इस वर्ष भी अगर हम देखें तो लास्ट क्वार्टर के जो अभी 3-4 दिन पहले नंबर्स आए हैं, उसमें भी लगभग 3.25% के आसपास जो है एग्रीकल्चर सेक्टर ग्रो किया है। तो एग्रीकल्चर ग्रोथ से ही हमारी जो ग्रोथ है मैन्युफैक्चरिंग की हो या सर्विसेज की, वो सुदृढ़ होती है। तो सरकार के इस प्रयास से जो किसानों के लिए किया गया है, मैं समझता हूँ कि इकोनॉमी को और ज्यादा सुदृढ़ता मिलेगी और हमारा जीडीपी और स्ट्रांग होगा और किसानों की लागत कम होगी। उनका जो इनकम्स हैं, जो हम उनकी इनकम बढ़ाने की बात कर रहे हैं, तो इसी से ही उनकी जो इनकम को एक अच्छा बूस्ट मिलेगा, क्योंकि उनकी लागत कम हो जाएगी और उनकी जो बचत है वो आगे और तेज हो बिल्कुल। जाएगी या फिर स्ट्रांग हो जाएगी। जीएसटी को लागू हुए इतने साल हो चुके हैं और लगातार इनमें रिफॉर्म्स की जो है मांग हो रही थी। विपक्ष भी लगातार कह रहा था कि ये बहुत कॉम्प्लेक्स एक टैक्स स्ट्रक्चर है। लेकिन अब जो है आपने भी जिक्र किया कि गुड एंड सिंपल टैक्स हो चुका है इस रिफॉर्म के बाद। लेकिन इतना समय क्यों लग गया सरकार को ये रिफॉर्म्स लाने में? देखिए, जो हमारी टैक्स प्रणाली है, शुरू से ही बहुत ही कॉम्प्लेक्स टैक्स प्रणाली रही है। तो ये बहुत ऐसा मुश्किल काम होता है कि टैक्सेस को किस तरीके से रैशनलाइज किया जाए और किस तरीके से जो सरकार के अपने जो रेवेन्यूज हैं, जो हमें देश चलाने के लिए एक रेवेन्यू की जरूरत है, जो सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर स्पेंडिंग करती है, जो या फिर ऐसे बहुत सारे सेगमेंट्स हैं जिनको सरकार सपोर्ट करती है, तो उनके लिए भी हमारे प्रयास होते हैं कि हमारे पास जो एक पर्याप्त मात्रा में हमारे पास पैसा रहे और हमारा जो फिस्कल डेफिसिट है वो भी बहुत तेज गति से ना बढ़े। एक रैशनल लेवल पे हमारा फिस्कल डेफिसिट रहना चाहिए। तो जी। खाली एक टैक्सेस को कम करने की सीधे तौर पे ये बात नहीं होती, पूरा इकोनॉमिक एक मैक्रो इकोनॉमिक बैलेंस लेके चलने की बात होती है। मैं समझता हूँ कि सरकार ने 2017 के बाद 2025 तक, ये 8 साल में ही इतने बड़े रेवोल्यूशनरी रिफॉर्म्स कर दिए। ये एक बहुत बड़ी चीज है। वी रियली अप्रिशिएट द एफर्ट ऑफ द गवर्नमेंट कि बावजूद इसके कि इतने बड़े हेडविंड्स हैं, इतने बड़े चैलेंजेस हैं, इतना ग्लोबल इकोनॉमी में इतना कुछ हो रहा है, फिर भी सरकार ने ये प्रयास किया कि हम लोगों को राहत दें, इस जंक्शन पे राहत दें जब पूरा ग्लोबल इकोनॉमी चैलेंज्ड है, जब हमारे पास बहुत बड़े बड़े आगे आने वाले टाइम में चैलेंजेस हैं। हमें अपना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना है, हमें अपने विकसित भारत की तरफ बढ़ना है, हमें और हम्म। पैसा चाहिए। फिर भी सरकार ने ऐसी रिफॉर्म्स की हैं जो कि कंज्यूमर के बेनिफिट के लिए हैं, जिसका सरकार के जो रेवेन्यू के ऊपर भी इम्पैक्ट आएगा, बट इनडायरेक्टली दिस इज गोइंग टू बेनिफिट द ओवरऑल इकोनॉमिक ग्रोथ ट्रैजेक्टरी ऑफ द कंट्री। जैसे मैंने बिल्कुल। पहले बताया कि हमारा जीडीपी से बूस्ट होगा, लगभग कोई 30 to 50 बेसिस पॉइंट का इजाफा जीडीपी में हो सकता है इस वर्ष में। आप इसे जो अमेरिकी सरकार की ओर से लगाए गए टैरिफ के अगेंस्ट में काउंटर मेजर की तरफ से की तरह देखते हैं कि देखिए टैरिफ का जो है नेगेटिव इम्पैक्ट कहीं ना कहीं होगा, तो कुछ रिलीफ मिल जाए, वो भी एक सरकार की स्ट्रेटजी हो सकती है इसको लाने के पीछे। ये हमारा एक डुअल एफर्ट है। फर्स्टली तो मैं समझता हूँ कि जो ग्लोबल हेडविंड्स हैं, जो टैरिफ हेडविंड्स है, उसका हमें जो इम्पैक्ट आना था वो मिटिगेट होगा। और दूसरा, हमारा जो कंजम्पशन है वो इंक्रीज होगा और एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगा। जैसे मैंने पहले बताया कि जब कंजम्पशन इंक्रीज होता है तो एम्प्लॉयमेंट भी इंक्रीज होता है, बिल्कुल। क्योंकि जब लोग ज्यादा गुड्स की डिमांड करेंगे तो फैक्ट्रीज को भी अपने जो कैपेक्स है वो इंक्रीज करने पड़ेंगे, उनको अपनी कैपेसिटी इंक्रीज करनी पड़ेगी। तो कैपेसिटी इंक्रीज के साथ ही उनको और ज्यादा से ज्यादा जो वर्कर्स हैं वहां पे डिप्लॉय करने पड़ेंगे। सो दिस इज अ जी। ग्रेट, आई बिलीव, structural boost to the economy to mitigate the global headwinds and to bolster our domestic economy and consumption.